हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में आगे बताऊंगी। इस पेपर में जो हम 6 पार्ट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला हमारा पार्ट आर्बिट्रेशन का चल रहा है, मध्यस्थम का। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 1 आर्बिट्रेशन को हम देख रहे हैं। मध्यस्थम सुलह अधिनियम का भाग 1 मध्यस्थम के बारे में जो हम देख रहे हैं कि मध्यस्थम क्या है, किस प्रकार ये काम करता है। पक्षकार इस पर विश्वास करते हुए न्यायालय में ना जाकर न्यायालय के बाहर इसके द्वारा अपने विवादों को निपटाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सेक्शन 11 तक देखा था, जिसमें हमने मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थों की संख्या के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम सेक्शन 12 के बारे में बात करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 12 ग्राउंड ऑफ चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर्स, मध्यस्थों की नियुक्ति को चुनौती देने के आधार कि जब अपॉइंटमेंट हुई है मध्यस्थों की तो उनको किन ग्राउंड्स पर और कैसे उनको चैलेंज किया जाएगा। तो सेक्शन 12 कहता है व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विथ हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर he shall disclose in writing any circumstances। की धारा 12 ये कहती है कि मध्यस्थों की नियुक्ति की को वो कौन से आधार है जब चुनौती दी जाएगी। तो धारा 12 ये व्यवस्था करती है इस अधिनियम में, मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की धारा 12 के में उन आधारों का उल्लेख किया गया है सेक्शन 12 में, जिसके आधार पर सिर्फ इसी सेक्शन में, जो सेक्शन 12 है, इसी सेक्शन में सिर्फ वो ग्राउंड बता रखे हैं और इसी सेक्शन के केवल यही वो आधार हैं जब किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अपॉइंटमेंट जब हुई थी तो अपॉइंटमेंट ही अगर गलत तरीके से किए या इस प्रकार के तरीके से किए जो सेक्शन 12 में ग्राउंड्स बन सकते हैं, तो वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ ये कहता है कि जबकि वे परिस्थितियाँ मौजूद हों जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह यानी कि जस्टिफिकेबल डाउट्स को जन्म देती हों, संदेह को पैदा करती हों कि जब अपॉइंटमेंट की गई थी तब वो ऐसी परिस्थितियां हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जिस आर्बिट्रेटर को आपने अपॉइंट किया है, जिस मध्यस्थ को आपने अपॉइंट किया है, वो स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकता या वो न्यायोचित है या नहीं, इस पर हम उन पक्षकारों को डाउट हो रहा है या डाउट पैदा हो रहा है। तो सेक्शन 12 उस ग्राउंड को जन्म देती है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र है या नहीं। जब वह पक्षकारों द्वारा किए गए करार में की योग्यताओं को धारण नहीं करता और अगर किसी भी तरीके से पक्षकारों ने मध्यस्थम करार करते समय ये लिख दिया था कि अगर निकट भविष्य हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद हुआ तो हम न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अपने विवादों को निपटाएंगे और हमारे विवादों को निपटाने के लिए इस तरह का मध्यस्थ होगा जिसकी क्वालिफिकेशन ये होगी। तो अगर उस व्यक्ति की योग्यता ही नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो उन्हें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा था, तो भी ये ग्राउंड बनता है उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी भी आधार पर, जो अभी बताया है, मध्यस्थ की नियुक्ति को किसी पक्षकार द्वारा चुनौती दी जा सकती है और किसी अन्य आधार पर नहीं। यानी कि या तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जबकि निर्धारित कर दिया गया हो, जब फिक्स कर दिया गया हो कि किसी मध्यस्थ की, किसी आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन ना हो तो उसको चैलेंज करेंगे। दूसरा स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में कि जब वो स्वतंत्र नहीं रह गया, इंडिपेंडेंट नहीं रह गया और वो पार्शलिटी कर रहा है, तो इन दोनों ग्राउंड्स पर सेक्शन 12 में उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकेगा। यहाँ हम एक बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के ने जीवन कुमार लोहिया केस में अपना निर्णय देते हुए ये कहा था कि युक्तियुक्त व्यक्ति के मस्तिष्क में पक्षपात की युक्तियुक्त संभावना भी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का आधार बन सकती है। ये अच्छा आधार है। यानी कि वो कहता है मस्तिष्क, व्यक्ति की मस्तिष्क में भी पक्षपात की अगर संभावना पैदा हो गई, यानी कि अगर व्यक्ति खुद दिमाग में भी ये सोच ले कि चलो मैं इसकी ज़्यादा सुन लूँगा या इसके बारे में ज़्यादा सोच लूँगा, मैं बात कर लूँगा, अगर ऐसी कोई भी बात हो जाएगी तो भी सुप्रीम कोर्ट में जीवन कुमार लोहिया के बारे में केस के समय ही ये कहा गया था कि अगर दिमाग में भी, मस्तिष्क में भी पक्षपात की बात आ गई तो भी वो ग्राउंड बन जाएगा।
फिर इन आधारों के अतिरिक्त भी ये कहा गया है कि मध्यस्थम कार्रवाई का एक पक्षकार भी उसके द्वारा नियुक्त किए गए एक मध्यस्थ या जिसकी नियुक्ति में उसने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, मात्र उन्हीं कारणों पर चुनौती दे सकता है जिसकी उसे नियुक्त किए जाने के बाद जानकारी होती है। यानी कि अगर बाद में जानकारी होती है तो भी वो अपनी बात कहने के लिए वो ग्राउंड्स निकाल सकता है, यानी कि जब उसको बाद में अगर इस तरह की कोई बात पता पड़ती है। तो इस तरीके से एक पक्षकार को स्वयं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को केवल उन आधारों पर चुनौती देने का अधिकार देती है जो उसकी जानकारी में उसकी नियुक्ति किए जाने के बाद आई हो। यानी कि जब अपॉइंटमेंट कर रहा था तब पक्षकार को पता नहीं था कि मध्यस्थ ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद पता पड़ा कि ये व्यक्ति तो गलत चुन लिया, भाई मैंने ये व्यक्ति तो ठीक से हमारा निर्णय नहीं कर पाएगा। तो अगर बाद में भी अगर उसको अपॉइंटमेंट करने के बाद भी अगर पक्षकार को पता पड़ता है पार्टी को, तो भी वो उसको चैलेंज कर सकता है। फिर इस बात से ये भी क्लियर है इस प्रावधान से कि यदि किसी मध्यस्थम कार्रवाई के एक पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति के समय किसी एक ऐसे आधार की जानकारी थी जिससे उस मध्यस्थ के पक्षपात का पता चल सकता था, तो ऐसा पक्षकार अपने आचरण से किसी भी तरीके से विवादित हो जाएगा तथा वह अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। परंतु यदि वह पक्षकार ही साबित करने में सफल हो जाए कि उसे मध्यस्थ की नियुक्ति के समय उसके पक्षपाती होने की जानकारी नहीं थी, तो वह स्वयं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दे सकेगा और यह उसके विरुद्ध स्टॉबल यानी कि विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहाँ पे ये भी व्यवस्था की गई है, देखिए कि अगर पक्षकार को मध्यस्थ कुछ गड़बड़ है या इस तरीके का है और उसको पता पड़ गया था और उसने कुछ नहीं किया, तो फिर उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो ये बात साबित कर दे कि मुझे पता नहीं था, तो फिर उसके ऊपर विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। विबंधन का सिद्धांत कहता है कि एक बार जो आपने बात कह दी अब आप उससे मुकर नहीं सकते। तो यहाँ ये कह रहा है वो कि अगर पक्षकार को नहीं पता था तो ही वो उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेगा। फिर ये भी है कि जब एक व्यक्ति एक मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संगत में पहुंचता है, तब वह लिखित तौर पर उन समस्त परिस्थितियों को प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह को जन्म देने की संभावना पाई जाती है। यानी कि पक्षकार क्लियर लिखेगा, क्लियर बताएगा कि भाई मुझे क्यों डाउट है इसके ऊपर, मैं क्यों इसको चैलेंज कर रहा हूँ उसके अपॉइंटमेंट को। वो डाउट्स को न्यायोचित तरीके से रीजनेबल ग्राउंड्स बताएगा वो। इसी तरीके से एक मध्यस्थ उसकी नियुक्ति के समय से और संपूर्ण मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान निर्देशित की गई किसी भी परिस्थिति को लिखित तौर पर बिना विलंब के पक्षकारों के सामने प्रकट कर देगा जब तक उन्हें उसके द्वारा उनकी पहले से ही सूचनाएं नहीं दे दी जाती। ये भी एक मध्यस्थ का कार्य है। तो ये जो धारा है, धारा 12 में किसी मध्यस्थ कार्रवाई के नियुक्त किए जाने वाले या नियुक्त किए गए किसी मध्यस्थ से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतंत्रता से गुमराह नहीं होगा और यदि गुमराह होने की कोई परिस्थिति बनती है तो उसकी सूचना तत्काल पक्षकारों को देगा, अन्यथा उसकी नियुक्ति को चुनौती दी जा सकेगी। तो धारा 12 में हम जो पढ़ रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में कि मध्यस्थ की जो नियुक्ति कर दी गई है और बाद में पता पड़ता है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति हमने कर दी लेकिन मध्यस्थ हमारे अकॉर्डिंग ठीक से व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये पक्षपाती हो रहा है, पार्शलिटी कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है, गुमराह कर रहा है, तो मध्यस्थ खुद भी इसकी सूचना देकर अलग हो जाएगा और वो सूचना देकर अलग नहीं होता तो पक्षकार धारा 12 में ग्राउंड्स दिखाते हुए उसको हटा सकते हैं। आगे हम धारा 13 की बात करेंगे, सेक्शन 13 की, द प्रोसीजर टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ आर्बिट्रेटर। यानी कि धारा 12 में हमने ग्राउंड्स के बारे में बात की, धारा 13 में हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं कि चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर किसी मध्यस्थ को चुनौती हम दे रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ वो कह रहा है द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर। पार्टीज फ्री है कि हम किस प्रोसीजर से उसको चैलेंज करें। तो किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए जो प्रक्रिया प्रोसीजर है वो धारा 13 में बता रखी है। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थम करार के पक्षकारों की स्वतंत्रता देती है कि वह करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया का निर्धारण करें, परंतु इस प्रक्रिया को निर्धारित करते समय उनके लिए ज़रूरी है कि वो धारा 13 के जो भी प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करें, जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करें। इस धारा के अनुसार यदि पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु करार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने में असफल रहते हैं तो उनके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए आवश्यक है
कि वह इस असफलता के पश्चात मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की जानकारी के 15 दिन के अंदर या धारा 13 की अंतर्गत किसी परिस्थिति के रहते मध्यस्थ अधिकरण को एक लिखित कथन तैयार कर प्रेषित करेंगे, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के कारण को लिखित में किया जाएगा, लिखित में होगा, तब मध्यस्थ अधिकरण इस पर अपना निर्णय देगा। यानी यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 15 दिन के भीतर उनको चुनौती देने के लिए के जो भी कार्रवाई करनी है, इस असफलता के बाद उनको आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है न्यायाधिकरण में इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी। मध्यस्थ अधिकरण के लिए ये जरूरी है कि जहाँ कहीं एकमात्र मध्यस्थ हो या अधिक मध्यस्थ हो, वह चुनौती पर निर्णय करे। जिस मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, यदि वह अपने पद से अपने आप को अलग कर लेता है या पक्ष का चुनौती देने में असहमत नहीं होते, तो वह इस धारा के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण को चुनौती पर निर्णय देगा। यानी कि या तो मध्यस्थ जो है वो खुद ही अपने आप को अलग कर लेगा, अन्यथा आगे कार्रवाई होगी। फिर हम ये भी देख रहे हैं मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती पर निर्णय तभी देगा। अब ट्रिब्यूनल में जब बात चलेगी तो ट्रिब्यूनल भी सारी बात सुनकर अपना जजमेंट तब देगा जब उस मध्यस्थ ने स्वयं को अपने पद से अलग नहीं कर लिया है, यानी कि वो तो अलग हुआ ही नहीं है, तभी तो वो निर्णय देंगे। लेकिन अगर उसने अपने आप को पद से अलग कर लिया तो वो कुछ नहीं करेंगे। मध्यस्थ कार्रवाई के पक्षकारों ने आपसी करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी है, तब यदि मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया का पक्षकारों के किसके करार द्वारा निर्धारित नहीं किया है, तो मध्यस्थम अधिकरण गठन जैसी बन जाएगी, मध्यस्थम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जैसी बन जाएगा, उसके 15 दिन के बाद पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को मध्यस्थ अधिकरण के सामने चुनौती के लिए आवेदन असफल रहने पर, तो ऐसी स्थिति में नियुक्त मध्यस्थ अधिकरण मध्यस्थ कार्रवाई जारी रखेगा और अपना पंचाट देगा। यदि इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थ कार्रवाई को जारी रखते हुए मध्यस्थों ने मध्यस्थ पंचाट निर्मित कर लिया है, पक्षकार उस मध्यस्थम पंचाट को निरस्त करने के लिए सेक्शन 34 में जो हम आगे पढ़ेंगे, अधिकरण को उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बात है कि जहाँ एक मध्यस्थ पंचाट को निरस्त करने के जरिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, वह न्यायालय इस बारे में निर्णय कर सकेगा कि क्या मध्यस्थ जिसे चुनौती दी गई है किसी भी शुल्क का हकदार है क्या। फिर पंचाट को निरस्त करने हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर मध्यस्थ पंचाट इस कारण निरस्त कर दिया जाता है कि मध्यस्थ की चुनौती देने का आवेदन गलत आधार पर निरस्त कर दिया गया था, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि क्या उक्त मध्यस्थ को जिसका पंचाट निरस्त किया गया शुल्क का भुगतान किया जाए या नहीं। तो इस उपधारा के अंतर्गत न्यायालय को दिया गया अधिकार विवेकाधीन है, वह प्रत्येक मामले के तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और अपना निर्णय देगा। तो यहाँ पे धारा 13 प्रोसीजर के बारे में बता रही है कि जिस व्यक्ति को हमने मध्यस्थ अपॉइंट किया था, अब वो किस प्रोसीजर को हम फॉलो करें कि उसको हम हटाएं। तो वो प्रोसीजर के बारे में बता रही है कि जब कि वो खुद अपने आप को अगर पद से हटा लेता है तो प्रोसीजर नहीं होगा, लेकिन अगर वो पद पे रहते हुए पंचाट दे देता है तो आगे सेक्शन 34 में उस पंचाट को सेटिस्फाइड भी करवाया जाएगा। आगे की क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।